नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस को समझेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के आधार पर किए जाते हैं जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज है। मतलब कोई भी पार्टी उस इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने अपनी गाड़ी का 5 लाख का इंश्योरेंस कराया है। अब अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस 5 लाख के क्लेम को ले सकते हो। मान लो आप वो इंश्योरेंस जो है वो 3 साल तक वैलिड है, तो 3 साल के अंदर आप उस क्लेम को ले सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है जी। तो और मान लो आपने घर का इंश्योरेंस कराया तो घर के लिए भी आप क्लेम ले सकते हो। ठीक है जी। जो ड्यूरेशन होगी और जितने जो क्लेम की लिमिट होगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होगी। आपको सिक्योरिटी मिल रही है, कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है, दोनों का ही फायदा है ना। ऐसे ही गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप मोबाइल खरीदने गए, शॉप ओनर ने कहा कि अगर इसकी 1 साल की गारंटी है, मतलब क्या है कि अगर अगले 1 साल में कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी इसको ठीक करके देगी या फिर रिप्लेस करके देगी, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आप भी ये चाहते हो कि भैया अगर मैं एक बार पैसे खर्च कर रहा हूं तो मुझे कम से कम एटलीस्ट 1 साल तक तो वो गैजेट ठीक से काम करता हुआ मिले, और कंपनी को तो प्रॉफिट दे ही दिया आपने जब मोबाइल खरीदा। तो इस तरीके से ये दोनों ही पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पर आधारित होता है जो कि दोनों ही पार्टीज़ के कंट्रोल से बाहर है। भैया मोबाइल ख़राब होगा या नहीं होगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। इंश्योरेंस अगर आप करवा रहे हो तो गाड़ी खराब होगी या नहीं होगी किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है, दोनों पार्टीज का बेनिफिट है, और यहाँ पर कोई भी विनिंग या लूजिंग एलिमेंट नहीं है ना। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड है। जब हम बात करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट की, ये पूरी तरीके से सट्टा है साहब। मान लो 2 आदमी हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि कल अगर बारिश होगी मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, नहीं हुई तो तू मुझे 1000 रुपये देगा। तो विनिंग एंड लूजिंग एलिमेंट है कि दोनों पार्टीज का फायदा नहीं है, एक का नुकसान होगा दूसरे का फायदा होगा। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के आधार पर ही इनको भी किया जाता है, और ये पूरी तरीके से वॉइड एग्रीमेंट है, आप इनको नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। अगर मान लो आपका इसमें कोई नुकसान होता है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट जाओगे और अपने डैमेजेस क्लेम करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है साहब? फॉर एग्जांपल, एक क्रॉसवर्ड पजल चल रही है, उसमें अगर प्राइस 1000 रुपये से कम का है तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है जी। या फिर कोई स्किल बेस्ड गेम है, फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति है, तो वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। अगर आपको प्राइज मनी नहीं दी जाती है तो आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट में जाकर के। तीसरा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी एक वैलिड एग्रीमेंट है, वॉइड नहीं है। लेकिन जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट है उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? अगर क्रॉसवर्ड पजल का प्राइस जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा है तो वो एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, यानी कि आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे अगर प्राइज मनी नहीं मिला। दूसरा है लॉटरी, चाहे गवर्नमेंट करवाए या प्राइवेट कंपनी करवाए, लॉटरी अपने आप में एक वॉइड एग्रीमेंट है। गैम्बलिंग है, जुआ है, बेटिंग है ना। या बुल एंड बेयर ट्रांजैक्शंस है जो है शेयर मार्केट के अंदर, आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को स्थापित करने के लिए बहुत सारा पैसा आप शेयर मार्केट में डालते हो या निकालते हो, तो वो एक बुल एंड बेयर ट्रांजैक्शन होता है जो कि एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। आप किसी से एग्रीमेंट कर लो कि जी मैं कल को शेयर मार्केट में इतने 1000 करोड़ डालने वाला हूं, और आप ना डालो, तो वो ये नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता कि भैया तुमने तो कहा था, तुमने डाला नहीं, तुम्हारी मर्जी है ना। तो बुल एंड बेयर ट्रांजैक्शंस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट है छोटा सा, उसको भी समझ लेते हैं, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि साहब एक मेन एग्रीमेंट है और उसके मेन एग्रीमेंट से जुड़े हुए कुछ सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया, ये एक एग्रीमेंट है। उस लोन को किसी काम को करने के लिए लिया, तो वो एक दूसरा एग्रीमेंट है जो कि उस मतलब एक मेन एग्रीमेंट हो गया जो कि आपको काम करना है, और उसका सपोर्टिंग एग्रीमेंट हो गया जो कि बैंक का लोन आपने लिया है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे कोलैटरल एग्रीमेंट में मेन एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है, तो जो सपोर्टिंग एग्रीमेंट है वो भी इलीगल होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर जो मेन एग्रीमेंट है वो वॉइड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सपोर्टिंग एग्रीमेंट वॉइड होंगे या वैलिड होंगे। वो देखा जाएगा कि सपोर्टिंग एग्रीमेंट अगर वैलिड है तो वैलिड ही माना जाएगा, अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है फिर भी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो बैंक लोन लिया वो किसी इंसान को मर्डर करने के लिए, जो आपको फिरौती देनी थी उसके लिए आपने बैंक लोन लिया, तो जो आपका मेन काम है मर्डर है, वो एक इलीगल एक्ट है। इसलिए आपके जो भी सपोर्टिंग एग्रीमेंट आपने किए हैं वो भी वॉइड माने जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे। ठीक है जी, वैलिड नहीं होंगे। बेशक बैंक लोन अपने आप में वैलिड एग्रीमेंट है, वॉइड नहीं है, लेकिन फिर क्योंकि आपने इलीगल काम के लिए किया है इसलिए वो भी इलीगल हो गया जो बैंक लोन लिया था, और वॉइड माना जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।